So hi friends, this is Prasad and welcome to my concept learning channel। तो कल हमने RSI एक इंडिकेटर देखा था। तो आज एक मैं दूसरा इंडिकेटर लूँगा। ये लेने का मकसद ये है कि ये लेने के बाद हम हम प्रैक्टिकली वो इंडिकेटर प्लॉट करने के बाद कैसे दिखते हैं और हाउ टू यूज़ प्रैक्टिकली ये देखने की कोशिश करेंगे। तो आज मैं जैसे कल मैंने RSI की सिर्फ आपको एक थियरी बता दी थी, तो मैंने थियरी बता दी। ये थियरी आपको थोड़े से इरिटेटिंग लग सकती है, लेकिन मैंने पहले एक वीडियो में बताया था आपको कि जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं उस इंडिकेटर का लॉजिक आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो लॉजिक पता नहीं है तो वो इंडिकेटर सुनी सुनाई किसी किसी का आपने वीडियो देखा और सिर्फ उसने कुछ बातें बताई आपको, तो वो बातें सही होती है, लेकिन उसका अगर पीछे का लॉजिक, वो इंडिकेटर बनने का लॉजिक आपको जब पता नहीं होता तब वो आप उतनी इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है। क्योंकि जो बेसिक लॉजिक होता है, अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तब वो आपको इंडिकेटर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मतलब वो इंडिकेटर आपका फ्रेंड बन जाएगा। तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आपको ये ही इंडिकेटर देखना है। बस मैंने आपको एक प्लॉट करने के बाद कैसे दिखते हैं इंडिकेटर्स और हमको कैसे ट्रेड करना है ये देखें। धीरे धीरे ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव चल रहा है हमारा। और तो आज हम एक अलग इंडिकेटर देखेंगे जिसका नाम है बोलिंजर बैंड। तो आपने ये नाम काफ़ी बार सुना भी होगा। तो ये नेम इंडिकेट्स बैंड। बैंड मतलब एक पर्टिकुलर बैंड होता है। जैसा कल हमने देखा था 0 to 100, मतलब मार्केट कहाँ से भी कैसे भी उल्टी पुल्टी घूम सकती है, लेकिन RSI इंडिकेटर 0 to 100 इसके बियॉन्ड नहीं जा सकता वो। तो वैसा ही एक बैंड क्रिएट हो जाता है इस इंडिकेटर में। इसका नाम बोलिंजर इसलिए है कि इसका जो इन्वेंट जिसे किया था, मतलब जिन्होंने ये इंडिकेटर बनाया, उनका नाम था जॉन बोलिंजर। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1980 में ये उन्होंने इन्वेंट किया था और उन्होंने वो पब्लिक डोमेन में लाया कि हाँ ये ऐसा एक इंडिकेटर है जो अ, हम यूज़ कर सकते हैं किसी लिए। तो वो बेसिकली उन्होंने बताया था ओवरबॉट ओवरसोल्ड जो जोन है वो हमें पता चले। तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस एक्चुअली बॉलिंजर बैंड, वो दिखता कैसा है, उसका क्या कैलकुलेशन है। तो ये मैं पहली बार आपको बताता हूँ। बॉलिंजर बैंड की बहुत सारी सेटिंग्स होती है। तो वो कैसी होती है ये हम धीरे धीरे जब जाएंगे तब सीखेंगे। तो जब हम आज जो सीखेंगे वो सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन सीखेंगे। फार्मूला, अगर आप उस फार्मूले में जाएंगे तो वो फार्मूला काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं वो स्पेशली इंडस्ट्री में बहुत सारे चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। और वो कुछ मैथमेटिकली फार्मूलाज भी है और कुछ जो कुछ कंसेप्ट होते हैं, तो वो कंसेप्ट काफ़ी आम इंसान को समझने में इतने आसान नहीं होते। अगर आप समझ सकते हैं लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए हम एग्जैक्टली बॉलिंजर बैंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है वो पहले आप देखेंगे। तो पहली चीज़, नेम इंडिकेट इट्स बैंड। बैंड का मतलब है इसके आगे नहीं जा सकता, इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो बॉलिंजर बैंड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एक बैंड होता है जो हमने क्रिएट किया हुआ होता है और स्टॉक की प्राइस उसके बीच में घूमती रहती है। मैंने कल आपको एक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की थी कि हम बहुत सारे इंडिकेटर्स देखते हैं लेकिन उसकी प्लेसमेंट जो होती है वो अलग अलग आपके जो टर्मिनल्स होता है उसके अलग अलग दिखती है। मतलब जो अगर आप वॉल्यूम प्लॉट करेंगे तो वॉल्यूम आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब जो कैंडल है या जो आप जो कैंडल, बेसिकली नॉर्मल बहुत सारे लोग कैंडल्स ही लगा देते हैं। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो कॉलम होता है
उसके नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, अगर आपने वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है तो। वैसा ही RSI अगर आप लगाते हैं तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसके नीचे RSI आपको दिखेगा। लेकिन VWAP आपको ओवरलैपिंग पोजीशन में दिखेगा, वो कैंडल के ही बीच में घूमता रहेगा, मतलब कैंडल उसके बीच में घूमती घूमती कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी। तो बोलिंजर बैंड ये ऐसा है, वो प्लॉट होता है इस कैंडल के बीच में, मतलब वो ओवरलैप होता है वो कैंडल के इर्द गिर्द घूमेगा, जैसी कैंडल घूमेगी वैसा ही वो घूमेगा। तो उसका बेसिक लॉजिक ये है, वो क्यों घूमता है ये आपको समझ में आ जाएगा जो वो कैसा होता है। लेकिन मैंने आपको प्लेसमेंट बता दी। बोलिंजर बैंड ये हमेशा वो जो कैंडल घूमती है उस कैंडल के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। जो कैंडल का जो एक स्पेक्ट्रम होता है, वो कैंडल का जैसा एक स्प्रेड होता है वैसा ही घूमता रहेगा। VWAP आपका स्ट्रेट लाइन एक दिखा देगा, वो कभी कैंडल उसके कभी ऊपर होगी कभी नीचे होगी। RSI आपको पूरे से नीचे रहेगा, वो कभी इंक्लाइन नहीं करेगा, मतलब वो कैंडल पे इंक्लाइन नहीं करेगा, वो नीचे आ जाएगा नीचे वो। और ये मैंने बॉलिंजर बैंड इसीलिए लिया है क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली ये प्लॉट कैसा करते हैं ये देखेंगे, तो आपको वो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएंगी कि हाउ टू रीड दिस बॉलिंजर बैंड, या बाकी के जो इंडिकेटर्स है कि हाउ टू कोऑर्डिनेट, मतलब और तीसरी चीज़, जो भी मैं आपको कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि वही कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करने हैं। मैं वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए सिखाऊंगा कि हाँ हाउ टू प्लॉट, और आपको एक सेटअप कैसा दिखता है, और आपको ये सेटअप कौन सा सेटअप किसी को फेवरेबल होता है, किसी को उसमें कंफर्ट होता है, या इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो अपना अपना सेटअप क्यों बनाते हैं। हम एट द एंड ऑफ द सेशन वो ज़रूर देखेंगे। तो बॉलिंजर बैंड ये दो चीज़ों पे बेसिकली डिपेंड रहता है। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, ये हमने कंसेप्ट देखा था कहीं, वंस अगेन आई एम कांट रिकलेक्ट दैट वीडियो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा था कि दो मूविंग एवरेज होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है। सिंपल मूविंग एवरेज होता है वो प्रैक्टिकली जो एवरेज होता है वो प्रैक्टिकल लेता है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो जो लास्ट का जो बहुत बड़ा जो उसका जो है उसकी भी वैल्यू उसमें से इंक्लूड होती है। तो बॉलिंजर बैंड जो बनता है उसमें एक लाइन होती है, वो होती है सिंपल मूविंग एवरेज जो बीच में होती है। और इसमें कंसेप्ट आ जाता है, तो मैंने इसीलिए कहा कि इसके फॉर्मूले में आप मत जाइए क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। हाँ, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स या साइंस बैकग्राउंड के हैं तो उनको ये समझ में आ सकता है। अगर आप फाइनेंस के हैं, MBA है, तो आपको ये स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे चीज़ों में इस्तेमाल किया जाने वाली चीज़ है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है, डेविएशन का मतलब है टू डेविएट फ्रॉम समथिंग। मतलब आप अगर ये एक स्टैंडर्ड लाइन बताते हैं तो यू डेविएट मतलब आप अलग जाते हैं, तो इसे कहते हैं डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का एक कंसेप्ट है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अलग है, तो वो फॉर्मूला हम नहीं लेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, उसमें उसका फॉर्मूला है कैसा है उसके, क्योंकि उसमें कुछ समेशन आ जाती है, उसका स्क्वायर रूट आ जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को ये काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है और वो बहुत सारे कंफ्यूज हो सकते हैं। मतलब वो बोलिंजर बैंड को बोलेंगे ये हमें समझना ही नहीं है। सिर्फ इसका बेसिक आप एक कंसेप्ट रखिए कि इसमें एक बेसिक लाइन होती है, वो होती है सिंपल मूविंग एवरेज, और उसका एक स्टैंडर्ड डिविएशन लिया जाता है प्लस और माइनस। मतलब वो जो मीन जो आपको निकालती है, मतलब आप मीन का मतलब है मीडियन लाइन। हाँ, तो ये कंसेप्ट बहुत बार मैथमेटिक्स में भी हमने सीखा होगा या फिजिक्स में, ये मीन का बताया एवरेज जैसा निकालते हैं। तो ये एवरेज ही होता है जो बीच में वाली जो लाइन होती है वो एक सिंपल मूविंग एवरेज होता है, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है
प्लस और माइनस, उसमें दो लाइन आ जाती है। मतलब बोलिंजर बैंड में टोटल 3 लाइन आ जाती है। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज, वो बीच में आ जाएगा, और उसका जो प्लस डेविएशन है ऊपर आ जाएगा, निगेटिव डेविएशन है नीचे आ जाएगा। डेविएशन मतलब जो बदला हुआ है, जो जो चीज़ें हो रही है उसमें, जो प्राइस मूवमेंट हो रही है उसमें कितना बदलाव आ रहा है, उसका एक डेविएशन हो जाता है। अब हम ये डेविएशन स्टैंडर्ड, जो जॉन बोलिंजर साहब थे जिन्होंने जो बताया था, तो उन्होंने ये किया था कि जो सिंपल मूविंग एवरेज है, उन्होंने जो स्टैंडर्ड लिया था वो 20 डेज मूविंग एवरेज लिया था, सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज, और उसका डेविएशन लिया था +or -2। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हाउ टू कैलकुलेट, इसका फॉर्मूला आप अगर आप कभी पढ़ना चाहते हैं, इफ़ यू आर साइंस बैकग्राउंड, तो आपको मालूम होगा, लेकिन इसमें काफ़ी समेशन और स्क्वायर रूट, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। तो ये स्टैंडर्ड डिवीजन में आप मत जाइए, जब आप सिर्फ सेटिंग करेंगे तो ये बोलिंजर बैंड आपको तैयार मिलेगा। तो इसमें सेटिंग का एक बहुत बड़ा रोल है। वो रोल हम कभी बाद में सीखेंगे कि एक सेटिंग किस टाइप पे, कब, किस टाइम फ्रेम में कैसी करनी है। इफ़ यू आर इंट्राडे ट्रेडर, आपको कैसी करनी है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है, और उस टाइम फ्रेम में बोलिंजर बैंड को आपको कैसा सेटिंग बनानी है। क्योंकि अब सिंपल मूविंग एवरेज, और ये एक ऐसा इंडिकेटर है कि ये सिंपल मूविंग एवरेज आप बदल भी सकते हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड बन गया, जिसका स्टैंडर्ड हम आज सिर्फ स्टैंडर्ड पकड़ेंगे, हम सेटिंग में नहीं जाएंगे। तो जो उसकी बीच में वाली लाइन होती है वो सिंपल मूविंग एवरेज होती है, जिसका एवरेज होता है 20, और उसका स्टैंडर्ड डिवीजन होता है 2, +2 और -2। ये उसका स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया। तो आपको 3 लाइन मिल गई। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जब स्टॉक ओवरबॉट होता है, तब वो ओवरबॉट कब होगा, जब जो स्टैंडर्ड डिविएशन की जो ऊपर वाली लाइन है, जो बीच वाली लाइन है, वो 20 मूविंग एवरेज आपको 20 डेज का दिखाएगी, वो बीच बीच में ही रहेगी। जो लाइन जो डेविएशन की जो होगी वो बदल जाएंगी, क्योंकि वो प्राइस मूवमेंट के साथ वो स्प्रेड होगी। दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसमें एक प्रोबेबिलिटी नाम का एक कंसेप्ट है, वो भी आ जाता है। प्रोबेबिलिटी का एक जिसे बोलते हैं संभाव्यता, क्या होने वाला है इसका एक अंदाज़ा, ये प्रोबेबिलिटी। लेकिन इतना ही आसान नहीं होता। एक प्रोबेबिलिटी का एक कंसेप्ट है जो मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट भी की जा सकती है। तो ये एक अलग बात है। तो बॉलिंजर बैंड में प्रोबेबिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ऐसे कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट का आधार लेके ये तैयार किया हुआ एक इंडिकेटर है। तो ऊपर की लाइन जो होगी वो ओवरबॉट बता देगी, नीचे की लाइन जो होगी जो आपको ओवरसोल्ड बता देगी। जैसा हमने पिछले वाले जो RSI का था, जहाँ हमने बताया था कि 30 जो है वो ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। अगर 30 तक आ जाता है तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, 70 के ऊपर अगर जाता है तो ओवरबॉट बन जाएगा। तो बॉलिंजर बैंड में ऐसी ही चीज़ है, जब ऊपर की लाइन, मतलब जो बीच की जो लाइन होती है वो सिंपल मूविंग एवरेज होगी, जो ऊपर की लाइन है वहाँ जब टच करेगी कैंडल, या उसके बाहर जाने की कोशिश करेंगी, उस बैंड के बाहर जाने की कोशिश करेंगी, तो आप उसे समझते हैं कि हाँ, स्टॉक ओवरबॉट हो गया है। वैसे ही जब उस सबसे नीचे वाली जो तीसरी लाइन होगी वहाँ जब टच करना कैंडल चालू कर देंगी, तब आप ये बता सकते हैं कि ये स्टॉक कुछ ना हद तक ओवरसोल्ड हो चुका है। वंस अगेन आई रिपीट कि कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ ऐसा नहीं करना है कि आपको ये तो बता रहा है कि ओवरसोल्ड हो गया है, आपको ये हमेशा क्रॉस कंफर्म करना है। ये क्रॉस कंफर्म कैसा करना है, ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसा वैसा मैं आपको बताऊंगा। तो ये होगा एक बेसिक कंसेप्ट, एक ओवरसोल्ड ओवरबॉट। मतलब जब लाइन के ऊपर, जब जो ऊपरी जो लाइन होती है जो स्टैंडर्ड डेविएशन की, वहाँ तक जब स्टॉक कैंडल
टच करना चालू कर देंगी, तब आप ये समझ सकते हैं कि ये स्टॉक ओवरबॉट हो गए, मतलब इसके आगे स्टॉक जाने की संभावना कम है। क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि बोलिंजर बैंड में दो कंसेप्ट बेसिकली यूज किए गए हैं, एक है स्टैंडर्ड डिवीजन, दूसरा है प्रोबेबिलिटी। तो जो प्रोबेबिलिटी हम जब जनरली यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि संभावना है, मतलब एक जजमेंट। लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी कैलकुलेट की जा सकती है ऑन द पेपर। तो ये प्रोबेबिलिटी इन शॉर्ट कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी होती है। इट्स नॉट आई थिंक इट्स प्रोबेबल, ऐसी ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती। मतलब आप थिंक कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो ये ऐसी प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी है। तो जब स्टॉक ऊपर जाएगा तब आप ये समझेंगे कि वो ओवरबॉट हो गया है। ऊपरी जो लाइन स्टैंडर्ड डेविएशन के है वो बीच में रहेगी सिंपल मूविंग एवरेज। जब नीचे स्टॉक आ जाएगा तब वो ओवरसोल्ड होगा। तो ये होगा इसका बेसिक कंसेप्ट। जब आप प्रैक्टिकल ये चीज़ यूज़ करते हैं तब इसे काफ़ी अलग तरह से यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत बार आपको एक फॉल्स सिग्नल देगा। कोई भी इंडिकेटर जब आप इंडिविजुअली आइसोलेट अकेला अगर आप प्लॉट करेंगे और उस पर आप ट्रेडिंग करना चालू कर देंगे तो वो बहुत बार आपको फॉल्स सिग्नल दे सकता है नहीं, मतलब बहुत बार देता ही है। क्योंकि मार्केट इज़ अ डायनेमिक, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तब जब मैंने क्या बोला कि जब जो निचली वाली जो स्टैंडर्ड डिविएशन की लाइन होती है, जो सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे होती है, तो उसे जब कैंडल टच करने लगेगी तो वो ओवरसोल्ड हो गया। तो आपको किसी ना किसी इंडिकेटर के सहायता से क्रॉस कंफर्म करना पड़ेगा सच में ये ओवरसोल्ड हो गया है या नहीं हो गया है। वैसी थिंग होती है जब ऊपरी लाइन होती है, जब वो कैंडल जब ब्रेक करती है या उसे टच कर रही है, तो इसका मतलब है वो स्टॉक ओवरबॉट हो गया। लेकिन वापस वो ओवरबॉट हो गया या नहीं हो गया, इसके जो कुछ इंडिकेटर्स हैं, जैसे RSI है, स्टॉकेस्टिक RSI है, बहुत सारे इंडिकेटर्स है जो आपको बता देंगे या स्ट्रेंथ बताएंगे। तो उसके साथ आपको उसे कंपेयर करना है। ये होगी एक बात। आगे वाली एक चीज़ आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। आप बोलेंगे कि मैंने बॉलिंजर बैंड लगा दिया, क्या वो कैंडल बाहर जा सकती है? तो उतनी बाहर नहीं जाएगी, लेकिन जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि उसकी सेटिंग्स, ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के डिपेंड है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने सेट किया हुआ है आपके बोलिंजर बैंड पे, तब उस पर डिपेंड रहेगा वो आगे जाएगी या पीछे जाएगी। जितना प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा चाहिए तब आप प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रख सकते हैं। आपको कॉम्पैक्ट में काम करना है तब आप कॉम्पैक्ट में काम कर सकते हैं। तो बोलिंजर बैंड एक ऐसी चीज़ है जो सेटिंग पे डिपेंड है, जिसको आप सेटिंग जैसी बदलेंगे वैसी वो जो डेविएशन है, वो डेविएशन अगर आप बदलेंगे तो आपको एक अलग नज़रिया दिखेगा। अगर आप वो डेविएशन कम कर देंगे तब भी हो सकता है। अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज की जो लाइन होती है, वो जो मैंने बताया कि जो 20 का है, वह अगर आपने अलग लिया तो भी हो सकता है वो आपको एक अलग इंडिकेट करेंगी। तो आपको ये अलग कब करना है? मान लो आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन काम करना है, मतलब आपको स्कैल्पिंग करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मूविंग एवरेज कम करना पड़ेगा या स्टैंडर्ड डिविएशन भी कम करना पड़ सकता है। लेकिन अब एक लॉन्ग टर्म, मतलब एक पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं, तब आप इसकी सेटिंग्स बदल सकते हैं। ये सेटिंग बदलना, इसका कोई भी गोल्डन रूल नहीं है, वो आपका एक एक्सपीरियंस आपको बता देगा कि आपको ये बदलना है। या जैसे ही आपको जो ब्रोकरेज का टर्मिनल होता है वो ये 20 और ±2 इसमें आ जाएगा। टाइम फ्रेम आप कौन सी भी रखिए। लेकिन कभी कभी ये वो जो बॉलिंजर बैंड है उसके बाहर भी जा सकती है, लेकिन एक टेम्पररी फेज में जा सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी।
जो लाइन होती है वो आपको एक प्रोबेबिलिटी बना देती है कि हाँ इसके आगे नहीं जाएगा। दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी, दिस इज़ अ कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी। जैसे बोलते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क, वैसे ये कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है जो साइंटिफिक है, जो एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी। तो ये होगा बॉलिंजर बैंड का बेसिक। आप समझ सकते हैं कि ये बेसिक आपका हो गया कि बॉलिंजर बैंड का मैं एक रिपीट एक बार करूँगा। बॉलिंजर बैंड में टोटल 3 लाइन्स होती है। बीच की लाइन जो होती है वो 20 मूविंग एवरेज उसका होता है, 20 डेज मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज। और जो एक ऊपर लाइन उसके होती है, एक नीचे वाली लाइन होती है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब टू डेविएट मीन्स उसके स्प्रेड होना, मतलब उसको छोड़ के दूर जाना, राइट। तो मान लो 100 है, 100 का हमने स्टैंडर्ड डिवीजन लिया 2, मान लो हम 2 यूनिट देखते हैं, तो उसकी लाइन 100 बीच में होगा, 2 ऊपर वाली होगी मतलब 102 एंड 2 नीचे वाली होगी 98। ओके, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। मैं सिर्फ आपको एक समझने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने मीन जो मेन लाइन है, जो सिंपल एवरेज मूविंग एवरेज है कि 20, जो एक्चुअली वो जो जॉन सॉब ने बनाई है तो वो 20 है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 100 है और उसका +2 और -2 कर देते हैं, तो उसमें +2 कौन सा आएगा 102 और -2 आ जाएगा 98। तो आपको 3 लाइन्स मिलेगी। तो वो स्टॉक उसी रेंज में चलता रहेगा, चलना चाहिए। तो आप अलग अलग, हाँ इसके कुछ एडवांटेजेस है और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आप बदल सकते हैं आपके हिसाब से। मतलब आपको कौन से टाइम फ्रेम में काम करना है, और आप बैक स्टेज में जाके थोड़ा सा उसे अगर होमवर्क करें तो आप ये सेटिंग बदल के आपका एक यूनिक सेटअप, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप यूनिक से यूनिक कैसे हो जाए, तो ये यूनिक से यूनिक होता है। अगर आपको एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम करना है तो ये थोड़ी बहुत आप थोड़ा सा भी चेंज कर देते हैं इस मूवी में, तो आपको रिजल्ट अलग आ सकते हैं, या आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ सकती है या घट सकती है, या आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये इट्स एन एडजस्टेबल इंडिकेटर। बहुत सारे इंडिकेटर एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही यूनिक है क्योंकि इसे आप बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये इंट्राडे में यूज़ हुआ है या स्कैल्पिंग में यूज़ होता है। ऐसी बात नहीं है। आप इसकी जो अगर टाइम फ्रेम एक आपका एक्सपीरियंस के मुताबिक बदलते हैं, तो आप पोजिशनल ट्रेड में भी इसका एक सिंपल मूविंग एवरेज बदल सकते हैं, स्टैंडर्ड डिवीजन बदल सकते हैं, या आपको इन्वेस्टमेंट करना है तभी भी आप बदल सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे आपको भी अब आपने कभी सुना होगा कि हाँ ये सिर्फ ऐसा इतना ही टाइम फ्रेम में काम करेगा, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस का खेल है कि आपको ये स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब पता होता है या प्रोबेबिलिटी पता, जैसे आप प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे प्रोबेबिलिटी वैसे ही बढ़ती जाएंगी। तो ये सब एक अंडरस्टैंडिंग खेल है। जब आपको ये समझ में आए कब आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिकली इसे यूज़ करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये अ, आप एडजस्ट कर सकते हैं आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से। मतलब आपको रिस्क ज़्यादा लेनी है कम लेनी है, जिसे रिस्क रिवॉर्ड रेशो कहते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो या स्टॉप लॉस जो जो होता है, जो दिमाग में रहना है, जो मैंने आपको जो बोला था, तो उसके हिसाब से आपको ये ठीक वैसी ही चीज़ है जैसा कुछ लोग RSI 30 मानते हैं, जो ज़्यादा सिक्योर काम करना चाहते हैं। लेकिन आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं काफ़ी माइन्यूट इसमें काम, मैं काफ़ी बॉटम पकड़ने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे वो बॉटम नहीं मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तब आप 20 का भी RSI ओवरसोल्ड सेटिंग लगा सकते हैं, 20 और 80। सेम चीज़ यहाँ भी है। आप जैसी वो सेटिंग चेंज कर लेंगे, वो सेटिंग कैसी चेंज करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं, उसे कैसा रीड करना है, ये हम धीरे धीरे जैसे जाएंगे वैसा हम देखेंगे। तो ये होगा एडवांटेजेस, ये एक मेजर एडवांटेज है इसका। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
अगर आप प्रोबेबिलिटी कम कर देते हैं उसकी, मतलब उसका स्टैंडर्ड डिवीजन कम कर देते हैं और उसका प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, तो कैंडल बाहर भी जा सकती है, आपको एक मिस सिग्नल दे सकती है, मतलब आप वो मिसलीड कर सकती है। दूसरा एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको कभी भी इसे इंडिपेंडेंटली आपको ये सिग्नल नहीं देगा कि ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो गया है। आपको ये हमेशा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा किसी और एक इंडिकेटर के साथ, एक दो इंडिकेटर के साथ, कि हाँ ये एक्चुअली ओवरबॉट हो गया है। तो ये होगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लेकिन इसके एडवांटेजेस बहुत है अगर आप यूज़ करते हैं। जब आपकी जो सिंपल मूविंग एवरेज है, जो बीच में लाइन घूमती है, अगर उसकी बीच की लाइन को तोड़ देता है स्टॉक, और अगर आपका कोई अदर इंडिकेटर दिखा रहा है कि स्टॉक में बहुत सारी बुलिश स्ट्रेंथ है, मतलब स्टॉक बढ़ने वाला है, और तो स्टॉक क्या करेगा, वो जो बीच की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो कभी तोड़ेगा ही नहीं, वो ऊपर 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 जाता रहेगा, ऊपर ही जाएगा। तब क्या होगा, एक स्प्रेड होता चलेगा, एक प्रोबेबिलिटी स्प्रेड होती चली जाएंगी, मतलब वो जो दो बैंड है, ऊपर वाला स्टैंडर्ड डेविएशन का और नीचे वाला, वो स्प्रेड होते चले जाएंगे। तो वो एक आपको पर्टिकुलर ट्रेंड बता रहे हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, स्टॉक अगर नीचे गिर रहा है तो वो, अगर उसने वो बीच में सिंपल मूविंग एवरेज से तोड़ा, बाद में वो नीचे आएगा, बाद में वो सिंपल मूविंग एवरेज को टच करेगा, लेकिन वापस आएगा, वापस आएगा, मतलब उसका जो पहला जो लोअर था, पहला जब आया था उसके ज़्यादा वापस आएगा, वो वापस वो छूने की कोशिश करेगा, वो सिंपल मूविंग एवरेज जो वापस वो नीचे आएगा। इसका मतलब वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो सिंपल मूविंग एवरेज बीच में लाइन रहेगी, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो +2 वाला जो है, तो स्टॉक वो वैसा ही ऊपर 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 रहेगा, वो कभी भी नीचे आने की कोशिश नहीं करेगा, वो सपोर्ट की तरह काम करेगी। सिंपल मूविंग एवरेज है जो बीच वाली लाइन है, वैसा ही जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में होगा तब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी और स्टॉक नीचे 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 चला आ जाएगा। तो ये हुआ बोलिंजर बैंड का जो एक कंसेप्ट था, वो मैंने आपको एक वर्बली बता दिया है। हम प्रैक्टिकली इसे प्लॉट करेंगे, ये कैसा दिखता है, उसकी सेटिंग बदलनी कैसी है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो कौन से प्लेटफॉर्म, ये आपका एक होमवर्क रहेगा कि, या बैकस्टेज आप इसे टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस टाइम फ्रेम में ये रिज़ल्ट अच्छा दे रहा है, तो उसका स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन हो या स्टैंडर्ड डिवीजन चेंज करने के बजाय, स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ प्रोबेबिलिटी, तो और जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो अगर आप चेंज करा लेते हैं तो आपको अलग अलग रिजल्ट देगा। तो ये रहा जो कुछ बोलिंजर बैंड के जो कंसेप्ट है उसमें से। तो एक डाउन ट्रेंड आपको बताएगा, अप ट्रेंड बताएगा, ओवरबॉट बताएगा, ओवरसोल्ड बताएगा, लेकिन आपको इसे इंडिविजुअली कभी भी, इंडिविजुअली इसको ही नहीं, किसी के भी इंडिकेटर को इंडिविजुअली आपको नहीं बताना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं करूँगा तब ये इंडिकेटर हम प्लॉट करेंगे। तो मान लो वीवैप है, तो वीवैप कैसा दिखता है, बोलिंजर बैंड कैसा दिखता है, और वॉल्यूम कैसा दिखता है, आरएसआई कैसा दिखता है, हाउ टू आपको उसे कंपेयर कैसा करना है, कैसे कभी कभी दोनों भी मिसलीड आपको कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। बोलिंजर बैंड आपको इसकी भी एक आइडिया देता है। मैंने आपको पहले भी बात बोली थी, कभी भी कोई भी मूविंग एवरेजेस जब एक साथ आते हैं तब किसी भी एक साइड को वो ज़्यादा मूवमेंट देती है, वैसा ही बोलिंजर बैंड कभी भी रिएक्ट कर देता है जब बोलिंजर बैंड स्क्वीज़ हो जाता है। स्क्वीज़ मतलब वो सारी तीनों लाइन मतलब तीनों लाइन कहने के बजाय हम स्टैंडर्ड डिविएशन को अगर इसका मेन बेस मान लेते हैं बोलिंजर बैंड का, जो है एक्चुअली प्रैक्टिकली,
इसका बेस एक्चुअली स्टैंडर्ड डिवीजन और प्रोबेबिलिटी है। ये सिंपल मूविंग एवरेज ये आप इंडिपेंडेंटली भी लगा सकते हैं। तो स्टैंडर्ड डिवीजन अगर आप उसका बेस मानते हैं, तो अगर ये स्टैंडर्ड डिवीजन नज़दीक नज़दीक आ जाएगी, इसका मतलब आप मान सकते हैं कि मार्केट में उस पर्टिकुलर स्टॉक की या पर्टिकुलर इंडाइसेस की जो वोलेटिलिटी है, मतलब जो स्टॉक ऊपर नीचे घूमता है, वो कम हो रही है। और जब वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब वो ऐसा 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 लंबा लंबा हो जाएगा, मतलब वो उस जो सिंपल मूविंग एवरेज है उसे ज़्यादा डिबेट हो जाएगा एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा करने का। उस टाइम वोलेटिलिटी जो उस स्टॉक की होती है वो ज़्यादा होती है। तो बहुत बार क्या होता है कि जितना ऊपर जाता है उतना नीचे भी आ सकता है। तो ये एक एडवांटेजेस भी है कि जब वो जो बॉलिंजर बैंड है वो स्क्वीज होगा, हो सकता है वो किसी एक डायरेक्शन में आपको एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट दे सकता है, मतलब वॉलेटिलिटी उसमें क्रिएट हो सकती है। वो क्यों होती है, कैसी होती है, ये जब मार्केट में आप जैसे जैसा ज़्यादा काम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसके ऑन अदर हैंड जब वो जो बॉलिंजर बढ़ता है वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब वो उसे ब्रॉड होता चला जाता है, तब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मतलब मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो ये बॉलिंजर बैंड की एक थियरी हो गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे कंसेप्ट जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो मैंने आपको जो लॉजिकली बताने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्लॉट करके देखेंगे, स्पेशली RSI प्लॉट करेंगे हम, और बॉलिंजर बैंड और वीवैप। अब आप ये पूछेंगे कि RSI के बाद बॉलिंजर बैंड लेने का क्या कंसेप्ट है। तो बॉलिंजर बैंड कुछ पर्टिकुलर जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके साथ ज़्यादा कोऑर्डिनेट करता है। तो उनमें से एक है RSI। तो RSI उस ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताएगा, और बॉलिंजर बैंड प्रोबेबिलिटी बताएगा, एक डेविएशन बताएगा, ब्रॉड हो जाएगा, ओवरबॉट हो जाएगा तो आप क्रॉस कंफर्म कर सकते हैं। वीवेप आपको क्या बताएगा, वॉल्यूम बताएगा। तो वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट चल रहा है तो हम ये 3-4 इंडिकेटर एक साथ लगा कर देखने की कोशिश करेंगे, और ये धीरे धीरे सिलसिला चालू रहेगा। बाद में हम एक अलग इंडिकेटर लेंगे। तो आज का इंडिकेटर था बॉलिंजर बैंड। अगर आपको किसी को भी इसमें कुछ ज़्यादा वैल्यू एडिशन करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपका कोई दोस्त है जिसे ये शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, उसे आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़, मैं एक सब ब्रोकर हूँ, तो अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मैं अकाउंट ओपनिंग लिंक हर एक वीडियो में देता हूँ, वैसा इसी वीडियो में भी होगी। उसके नीचे एक फ़ोन नंबर भी होगा। अगर वो फॉर्म फिलअप करते वक्त आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। और ये मैं हमेशा बात बता रहा हूँ कि ये फ़ोन सिर्फ आपको फॉर्म फिलअप करने वक्त डिफ़िकल्टीज़ के लिए नहीं है। आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब मुझे नहीं किया है तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आर यू ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब और नॉट, फर्स्ट सब्सक्राइब मी देन कॉल मी, ऐसा नहीं होगा। आप एक रैंडमली मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं अगर कोई भी कंसेप्ट आपको समझा नहीं है या मैं कुछ गलत आपको बता रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन कुछ मेरे से अलग है, तो आप मुझे ज़रूर मुझे मेरे नज़र में आ लाके आ दीजिए, तो मैं उसे थोड़ा सा करेक्ट करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। आज था बॉलिंजर बैंड। नेक्स्ट वीडियो जब आ जाएगा तब हम ये सब प्लॉट करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तीसरी बात, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप कंफ्यूज होते हैं तो वो उसके बाद आप कुछ ज़्यादा बम्बारमेंट आपको होती है, तो आपको ये RSI समझ में ज़्यादा आसानी होगी। मतलब मेरा ये कहना है कि अगर आपको RSI, कल आप कंफ्यूज थे RSI समझने में, अगर आप बॉलिंजर बैंड आज अगर समझते हैं
तो आपको RSI ज़्यादा अच्छी तरह से समझाएंगे। ये साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है कि जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जैसे जैसे आप सीखते चले जाते हैं, वैसे ही जो पीछे छोड़ी हुई या सीखी हुई चीज़ है वो आपको ज़्यादा समझ में आने लगती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो ये जो लोग करते हैं वो एकेडमिकली बहुत सारे स्ट्रांग होते हैं। वो जो जो लोग सीखते हैं, क्योंकि वो जनरली क्या होता है कि जब ये ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है तो आदमी इरिटेट हो जाता है। लेकिन जिसे ये पॉजिटिवली कोई आदमी लेता है, तो जब जैसे जैसे आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली जाती है, जब आप वो कॉम्प्लिकेशन भले ही आपको समझ में ना आ जाए, लेकिन आप उसे समझने की कोशिश करते थे, तो अल्टीमेटली जो पीछे जो चीज़ें होती है, जैसे RSI है या मूविंग एवरेजेस है या VWAP है, जो हमने बाकी की चीज़ें पिछली हुई सीखी जो सिंपल है, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विथ लॉजिक सीखने को मिलेगी। तो और ये साइंटिफिक प्रूवन तरीका है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप अगर आपको कोई भी हार्ड वर्क मेंटली करना है, तो आप एक हाफ एन आवर कुछ ऐसी चीज़ सुनिए या समझने की कोशिश कीजिए जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये एक होमवर्क है आपका, और ये आपको लाइफ में बहुत सारा काम आने वाला है अगर आप इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक मेरा फ्री बोनस टिप है आपको कि कोई भी चीज़ आज आपको एक काफ़ी फुल्ली कॉन्सेंट्रेट माइंड से करनी है, उसमें आपका थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना जाना चाहिए, तो आप आधा घंटा ऐसी कुछ चीज़ सुनिए जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ये आप सुबह एक एक्सरसाइज करिए, और बाद में जब जब आप आपका जो दिन होता है वो जो होगा वो काफ़ी आसान होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको काफ़ी झट से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपका ब्रेन जो होता है वो काफ़ी आपको स्ट्रेच करता है। ह्यूमन बॉडी की एक स्पेशलिटी है, क्योंकि वो आप जितना उसे स्ट्रेच करेगी उतना वो स्ट्रेच करती चली जाएगी। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी, तो हमें सिर्फ एडवांटेजेस लेना है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, और विशिंग यू हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।